अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद। हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 6.7। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.7 है वो भी एंटी डेरिवेटिव चैप्टर से मुताल्लिक है, लेकिन इस दफ़ा जो सवालात होंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के तहत होंगे। यहाँ पर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स क्या है इसको मुख्तसरन समझ लें। और आज की ये जो क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से है, और बाकायदा जो है सवालात का आगाज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप उन सवालात की तरफ जाएं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है ताकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान और सहल हो जाए। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं ये कानून या रूल जब दो फंक्शन ज़रब की हालत में, जब भी दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए या उनका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का सहारा लिया जाता है। उनमें से एक फंक्शन को हम यू सपोज कर लेंगे और दूसरे फंक्शन को वी सपोज कर लिया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, दो फंक्शन ज़रब की हालत में इंटीग्रेट बाय पार्ट से होंगे, एक फंक्शन को यू और दूसरे फंक्शन को वी, या दूसरे को यू पहले को वी फर्ज किया जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को यू मानना है और किस फंक्शन को वी मानना है? तो तमाम स्टूडेंट जो कि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं हम लोग कि 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। आपको याद है हमने एक मौके पर बल्कि कई मौक़ों पर इस पर बहस भी की है। लेट आई LET लेट आई, कैपिटल आई लेट आई के उन्वान से हमने 5 फंक्शंस के बारे में बताया था आपको। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आई इनवर्स फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको अलजेब्रिक या सिंपल फंक्शन कहा जाता है। तो ये 5 टाइप के फंक्शन से याद रखिएगा। अब इनमें से कोई से भी दो फंक्शन ज़रब की हालत में जब भी आएंगे तो याद रखिएगा ऐसे इंटीग्रल के सवालात को हल करने के लिए इंटीग्रेट बाय पार्ट का कानून इस्तेमाल करना होगा। आइए स्टूडेंट एक नज़र फिर इस पर बात करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आज क्लास है। किसे यू किसे वी मानेंगे, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक नज़र जो है मैं चाहूँगा कि हम इस पर बात करें आपसे। आइए, ये स्क्रीन जो आपके सामने आ गई है। अब इस एक्सरसाइज के सवालात तो बाकायदा भी हम सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से याद कीजिए। ओके, ये एक हमने रूल पढ़ा था लेट आई वाला। टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ रहे हैं हम किस पे बात कर रहे हैं अभी? टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बात कर रहे हैं। फंक्शंस की तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइप्स और किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो आपके इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में इस्तेमाल या इस बुक में इस्तेमाल होने वाली हैं वो 5 हैं। याद रखिएगा, जिसको हमने लेट आई का उन्वान दिया था, याद आ गया होगा आपको, LET लेट आई। अब ये लेट आई क्या है, ये याद करने का एक जुगाड़ तरीका है। एल फॉर व्हाट इज मीन बाय एल? एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? लॉग। और याद रहे ये नेचुरल लॉग है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लॉग से मुराद कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग है, क्योंकि जो कॉमन लॉग जिसका बेस ई हो, ये भी एक बहस है। लोग दो तरह के होते हैं, कॉमन लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जो डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव लिया जाता है बिलामूम, वो नेचुरल लॉग का लिया जाता है जिसका बेस ई हो। याद है ना? ऐसा लोग जिसका क्या हो, बेस ई। एक ख़ास नंबर है मैथमेटिक्स में 2.7321 चलता रहता है ये। ओके, तो इसको लोग बेस ई को नेचुरल लॉग कहते हैं, एल की नामों से शो करते हैं, लॉग नेचुरल। चलें, एक बहस आ गई थी। तो एल से मुराद लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। ई से मुराद कौन है स्टूडेंट्स? ई से मुराद ई से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन, सॉरी, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से मुराद कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे कलर चेंज कर, यस, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आपको याद आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे कहते हैं कि जिसमें इस तरह से ई इन्वॉल्व हो जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय टी? टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप याद कीजिए कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब तमाम स्टूडेंट जानते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। मैं थीटा नहीं लिख रहा यहाँ पे, एंगल एक्स थीटा कुछ भी हो सकता है। टेन, टेन हो गया। उसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक। मेरा ख्याल याद आ गया होगा आपको। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं टी से मुराद।
और आई जो उसके बाद आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय द आई से मुराद कौन सा फंक्शन है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आई से मुराद इनवर्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जाएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। देख लेते हैं कौन कौन से। कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो इस तरह से जो फंक्शन है लेट आई के अनुमान से आपके सामने 5 टाइप के फंक्शन आ गए, लोग 4 टाइप के अभी आए हैं, बच गया 5वां। तो एल से मुराद फिर से सुनिए लॉगरिथमिक फंक्शन, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक आएगा, याद रखिएगा ये चीज़ बार बार। ओके ठीक। और आई से मुराद इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन कौन कौन से? इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ले लीजिए। इनके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो उसको फिर हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे या सिंपल फंक्शन बोलेंगे। ये हमारा जो है 5वां फंक्शन होगा। जो हमारा 5वां फंक्शन है, जब 4 याद हो जाएंगे तो 5वां खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्या नाम है उसका स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक फंक्शन, या इसको हम सिंपल, बाजू का सिंपल फंक्शन भी बोलते हैं, अलजेब्रिक या सिंपल फंक्शन। अब एक मिसाल से इस चीज़ को फिर समझते हैं। आज की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से है, और ये सिर्फ इसी एक्सरसाइज में नहीं बल्कि जब कभी भी फंक्शन की बात होगी, फंक्शन का जिक्र होगा, तो ये बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रहेगी और हमेशा काम आने वाली चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंटी डेरिवेटिव में ही काम आने वाली है, ये चीज़ डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन में भी काम आएगी। ये आइंदा चल के बड़ी क्लासेस में भी वीडियो काम आने वाली है। मिसाल एग्जाम्पल देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, वो ये है। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो, फर्ज कर लें, तवज्जो रहे, ये लिखा हुआ है ln x। अगर मैं आपसे पूछूँ कौन सा फंक्शन है, याद है ना आपको, इसे फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, y इज इक्वल टू ln x भी लिखा जाता है। इस इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब हम उस बहस पे नहीं जा रहे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ये कौन सा फंक्शन है? आपसे पूछा जाए तो फौरन बोलेंगे ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि आपने ln देखा, नेचुरल लॉग आया हुआ है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात है, अगर यहाँ पे ln x नहीं होता बल्कि क्या, ln को अगर हम मिटा दें, तवज्जो रहे, यही चीज़ समझने वाली है। अगर हम यहाँ से ln को मिटा दें और इसको इस तरह से लिख दें, तवज्जो रहे, e की पावर x, क्या लिख दें? अब कौन सा फंक्शन बन गया? तो आप बोलेंगे दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा? ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, वेरिएबल e की पावर पे चला गया, तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अगर फर्ज कर लें यहाँ पर ये e नहीं होता बल्कि यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे होता, फर्ज कर लें cos x, cos के साथ x है, तो अभी कौन सा फंक्शन हो गया? आप फौरन cos ऑफ x देखेंगे, x एंगल है cos का, तो आप फौरन कहेंगे दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos x, sin x, tan x, cot x, sec x, cosec x, जो इन्हीं के वेरिएबल x ही होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर फर्ज कर लें यहाँ पर इसके साथ -1 लगा दिया जाए, तो cos इनवर्स x कौन सा फंक्शन बन गया? इनवर्स फंक्शन। तो आपने गौर किया कि सिर्फ यहाँ पे किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और फंक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस cos इनवर्स को भी यहाँ से हटा दें और सिंपली x लिखा हुआ हो, अब ये कौन सा फंक्शन है? क्या ये लॉगरिथमिक फंक्शन है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ ln नहीं है। अगर आपसे कहा जाए क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ e नहीं है। अगर आपसे कहा जाए क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके साथ x का साइन, cos, tan, cot, sec, cosec नहीं है। अगर आपसे कहा जाए क्या ये इन्वर्स फंक्शन है, तो फिर आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके साथ cos इन्वर्स, साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स, sec इन्वर्स, cot इन्वर्स, cosec इन्वर्स नहीं है। तो फिर ये कौन सा फंक्शन है? इन चारों के अलावा कोई फंक्शन होगा तो उसको सिंपली हम नाम दे देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब ये कौन सा फंक्शन बन गया? अलजेब्रिक फंक्शन बन। समझ रहे बात को? अलजेब्रिक या सिंपल फंक्शन भी इसे कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 5 टाइप के फंक्शन आपके सामने आ गए। अब इन्हीं फंक्शंस में से अब 2 फंक्शन ज़रब की हालत में आ जाएं, इन्हीं फंक्शंस में से जब 2 फंक्शन ज़रब की हालत में आ जाएं, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कानून इस्तेमाल करते हैं। अब वो कानून क्या है, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद किसे u और किसे v मानेंगे, आज की इस क्लास में इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और इस लिहाज से क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, देखिए इंटीग्रेट बाय पार्ट क्या है, तवज्जो रहे स्टूडेंट्स। इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल
जैसा कि बताया और जिक्र हुआ कि जब दो फंक्शन ज़रब की हालत में हों तो उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन को हम यू मान लेते हैं और एक फंक्शन को वी मान लेते हैं, उसे इंटीग्रेट करना है। अब वेरिएबल एक्स है तो एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करना होगा, वाई है तो वाई के लिहाज से, टी है तो टी के लिहाज से। मैं यहाँ डी एक्स डी वाई डी टी कुछ नहीं लिख रहा, यू और भी दो फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट का कानून ये है कि यू सेम, अब इंटीग्रेट बाय पार्ट का रूल देख रहे हैं, यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी, यू को वैसे लिख देंगे और फिर वी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल देंगे, फिर यहाँ फार्मूले का माइनस आएगा, फिर यहाँ एक इंटीग्रल आएगा, इसको हम फादर ऑफ इंटीग्रल बोलेंगे। माइनस के बाद जो इंटीग्रल आएगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं, फादर ऑफ इंटीग्रल। ये थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं जो कि समझाने के लिए असद कराम ने बनाई है, जो बड़ी यूज़फुल हैं और कारआमद है इस डेट के लिए। ये आपकी किताब में इसका नाम फादर ऑफ इंटीग्रल नहीं लिखा, ये याद रखिएगा। तो फादर ऑफ इंटीग्रल कह देते हैं इसे। उसके फादर ऑफ इंटीग्रल के बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ यू आएगा। अब जब मैं डेरिवेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव को हम अमूमन डी अपॉन डी एक्स की नाम से शो करते हैं, यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर आप डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखना चाहते तो रूल ये है कि आप यू के ऊपर डैश डाल दीजिए, तो इसको भी डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ यू। तो डी अपॉन डी एक्स की पंचायत से बचने के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ यू, डैश से आप समझ जाइएगा डेरिवेटिव। फिर उसके बाद इंटीग्रल ऑफ वी आएगा, ये इंटीग्रल, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा फंक्शन वी है उसको दो दफ़ा इंटीग्रेट करना होता है, और जो यू है पहला फंक्शन वो एक दफ़ा सिंपल आता है और उसके बाद फिर डेरिवेटिव आता है फादर ऑफ इंटीग्रल के बाद। और बाद का इसमें करते क्या है कि ये जो पोर्शन आपको फादर ऑफ इंटीग्रल के बाद नज़र आ रहा है इसको रिंग में बंद कर देते हैं, रिंग बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा कि यहाँ पे दो इंटीग्रल हैं। कितने इंटीग्रल हैं, दो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वी इंटीग्रेट होगा, यू का डेरिवेटिव होगा और वी का इंटीग्रल आप लेंगे। जब ये पोर्शन मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफाई हो जाएगा रिंग वाला, फिर ये फाइनली फादर ऑफ इंटीग्रल के ज़रिए इंटीग्रेट, इसलिए हम इसको बाद का रिंग में बनाते हैं। आइए थोड़ा मेरे साथ साथ पढ़ें क्या है, यू इंटू वी का इंटीग्रल इज इक्वल टू यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू फिर इंटीग्रल ऑफ। इज दैट क्लियर? तो ये आपने पढ़ भी लिया और आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन, इंटीग्रेट बाय पार्ट तब इस्तेमाल होगा जब दो फंक्शन जब क्या, किसे यू किसे वी, 5 फंक्शन है। आइए इस पर बहस करते हैं, किस फंक्शन को यू मानते हैं, किस फंक्शन को वी मानते हैं। तो अब देखें यहाँ पे काम करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के साथ बाकी 4 फंक्शन लगा के पहले उनके रूल सीख लेते हैं हम लोग। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। शुरू में आपको लगेगा जैसे अजीब सा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप सवाल हल करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। अगर फर्ज कर लें ये यूँ हो, तवज्जो रहे, एल ओ जी लॉग, मैं एल एन लिखने के बजाय एल ओ जी लॉग लिख रहा हूँ। याद रखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन है एल एन वाला। अगर एक फंक्शन लॉग हो और दूसरा अलजेब्रिक हो, ये एक सिचुएशन है। अगर एक लॉग हो और एक अलजेब्रिक हो, अब पहले हम सिचुएशन लिख लेते हैं, इसी के आगे फिर मिसालें भी लिख लेंगे और बयान कर देंगे किसको यू और किसको वी मान लें। अगर फर्ज कर लें यहाँ पर हो इन्वर्स, क्या हो, तवज्जो है, इन्वर्स हो और मल्टीप्लाई अलजेब्रिक फंक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, जो किसे यू और किसे वी मानेंगे। अगर फर्ज कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अलजेब्रिक फंक्शन हो। अब तरतीब में किसी को भी आगे पीछे, बल्कि मैं काम करता हूँ तरकीब एक ही रखता हूँ ताकि परेशानी नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, अब किसकी बारी है, एक्सपोनेंशियल। अगर फर्ज कर लें एक्सपोनेंशियल हो, समझ गए ना, एक्सपोनेंशियल से मुराद ही, और अलजेब्रिक हो, अलजेब्रिक को सिंपल भी बोलते हैं, तो किसे यू और किसे भी मानेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और साथ में अलजेब्रिक हो तो किसे यू और किसे भी मानेंगे। अगर फर्ज कर लें कि इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स की बात हो गई पर हो गई, ओके। अब देखें स्टूडेंट्स क्या सूरत हाल है, ये आपके सामने आ गई। अब अलजेब्रिक के साथ आपने बाकी 4 लगा दी, तो किसे यू और किसे भी, आइए पहले स्टूडेंट्स को समझ लेते हैं, तवज्जो रहे। अगर लॉग और अलजेब्रिक हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन उसको यू मानते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को वी सपोज किया जाता है। लॉगरिथमिक को यू मानेंगे और अलजेब्रिक को वी। इसकी एग्जांपल देख लें क्या है, इसकी एग्जांपल, ये एग्जांपल गिवन ये आपके सामने। अगर फर्ज कर लें यू होता है एल एन एक्स और साथ में फर्ज कर लें लिखा हुआ है आगे एक्स स्क्वायर। ये 2 फंक्शन है, इनको इंटीग्रेट करना है। फर्ज कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल आएगा डी एक्स। तो किसे यू और किसे भी मानेंगे, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं।
तो याद रहे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये u सपोज किया जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। बहस हम क्लास के आगाज में कर चुके हैं कि कैसे पहचान होती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है और अलजेब्रिक कौन सा है, तो इसको भी मान लीजिए। एक मिसाल भी है, इस तरह से और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, बिल्कुल सादा तरीके से लिखा, समझ गए। उसके बाद अगर इन्वर्स हो अलजेब्रिक फंक्शन हो तो किसे यू और किसे भी, तो याद रहे कि अलजेब्रिक फंक्शन को यू माना जाएगा और इन्वर्स फंक्शन को यू माना जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन को वी माना जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, क्या है इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फर्ज कर लें लिखा हो cos इन्वर्स x इंटू और साथ में लिखा हुआ है √x dx, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ दो फंक्शन है स्टूडेंट्स। कितने फंक्शन है? दो। तो यहाँ पे जो cos, ये तो इन्वर्स फंक्शन आपको अलग नज़र आ रहा है, इसको u सपोज किया जाएगा और √x जो है ये आपका जो है अलजेब्रिक या सिंपल फंक्शन है, इसको v सपोज कर लेंगे। तो एक मिसाल से एक इस तरह से बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, तो सादा तरीके से हम बात करना चाह रहे थे आपसे। अगर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक हो तो किसे u और किसे v मानेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक हो, इन दोनों सूरतों में अलजेब्रिक को u माना जाता है। ये अब यहाँ चेंज आ गया, इस पर भी हम बात करेंगे, उसको क्यों u मानते हैं, इसे क्यों v मानते हैं, इस पर भी बहस होगी इंशाल्लाह आज ही की इस वीडियो में। बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम दिया है इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट में, थंबनेल में आप देख सकते हैं। तो इसको आप अलजेब्रिक को u और एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे। आगे पीछे तरतीब होनी चाहिए कि u पहले लिखें आप v बाद में लिखें, आप v वाला फंक्शन पहले लिख लें u वाला बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अलजेब्रिक एग्जाम्पल देखें इसकी क्या है। इसकी अगर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन हो तो किसे u और किसे v मानते हैं स्टूडेंट्स, इस पर हम जो है बात करना चाह रहे थे आपसे। तो इस सूरत में जो है अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा u मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को अलजेब्रिक फंक्शन को क्या माना जाएगा, u, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v। इसकी एग्जांपल देख लें क्या होगी। इसकी एग्जांपल ये होगी कि अलजेब्रिक पहले लिख लेते हैं x इंटू फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने चला आगे लिख दिया और इसके ऊपर लगा दिया, फर्ज कर लें x की पावर हाफ या कुछ भी लिख सकते हैं और dx। तो यू कैन सी हियर क्या कि कौन u और कौन v है। तो ये एक फंक्शन हो गया x और e की पावर x हाफ, x की पावर हाफ, ये एक फंक्शन हो गया। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसको सिंपल या अलजेब्रिक फंक्शन को u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v सपोज किया जाएगा। ओके, आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक हो तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद रहे कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को u मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को v माना जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें तमाम स्टूडेंट्स एक नज़र। यस, तो इसकी एग्जांपल के अंदर फिर वही ले लें, फर्ज कर लें x लिखा है और साथ में जो है cos ऑफ x है सपोज और dx। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं कौन कौन से फंक्शन है, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन x है, दूसरा cos x है। तो यहाँ पे जो x है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये u सपोज किया जाएगा और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको v सपोज किया जाएगा। ओके, अच्छा इसमें थोड़ी सी बहस हो रही है, वो ये है कि बहुत आसान तरकीब है। अगर लॉग और इन्वर्स फंक्शन आ जाए, लॉग या इन्वर्स फंक्शन आ जाए किसी दूसरे फंक्शन के साथ, तो लॉग या इन्वर्स फंक्शन को हमेशा यू मानते, बात ही खत्म। क्या, अगर लॉग या इन्वर्स फंक्शन आ जाए किसी और फंक्शन के साथ, तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं कि इनको हमेशा हमेशा यू ही माना जाता है। ओके, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो लॉग है इसका डेरिवेटिव होता है। जब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाते हैं, आप तवज्जो रहे, अब बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होगा, u इंटू वी। जब आप किसी फंक्शन को u मानते हैं तो उसका आपको क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो याद रखिएगा ऐसे सवालात के जिसमें लॉग आ जाए तो लॉग का डेरिवेटिव पॉसिबल होता है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव लॉग का पॉसिबल नहीं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ लॉग का फार्मूला आपने नहीं देखा होगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ लॉग का फार्मूला देखा। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ ln x का डेरिवेटिव लें, यस, तो ln x का डेरिवेटिव होता है, याद करें क्या होता है, 1/x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्कट के 1 हो जाता है। इज क्लियर। लेकिन ln x यानी log x का एंटी डेरिवेटिव का कोई फार्मूला नहीं होता। यही वजह है कि अगर log आ जाए तो उसको हमेशा u माना ही जाएगा, क्योंकि उसके एंटी डेरिवेटिव का भाव। अगर आप इसको v मान लेते, फर्ज कर ले log को v मानते हैं, तो फिर उसके लिए आपको v के 2 दफ़ा एंटी डेरिवेटिव लेने होते हैं, तो log का एंटी डेरिवेटिव होता ही नहीं है। यही वजह है कि log को हमेशा u सपोज किया जाएगा। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर इन्वर्स फंक्शन आ जाए,
तो इन्वर्स फंक्शन को हमेशा यू सपोज किया जाए। उसका जवाब और उसका रीज़न भी यही है। क्या? क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले तो हैं, लेकिन इन्वर्स फंक्शन की कोस इन्वर्स का, साइन इन्वर्स का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछला क्लासेस में। 6 के 6 इन्वर्स फंक्शन जो हैं उनके फार्मूले डेरिवेटिव के आप के साथ हमारी बहस उन पर मुकम्मल हुई है। दैट क्लियर? तो उनके डेरिवेटिव के फार्मूले तो हैं, लेकिन एंटी डेरिवेटिव के फार्मूले नहीं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ, मैं एक एग्जाम्पल ले, सपोज ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लीजिए। अगर आपसे कहा जाए इसका डेरिवेटिव लें, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पे एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कट के 1 हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल दी क्योंकि इनके डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, लेकिन इनके इन्वर्स फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव के फार्मूले नहीं है। यही वजह है कि इन्वर्स फंक्शन को भी हमेशा यू ही माना जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट बाय पार्ट में यू का डेरिवेटिव हमें लेना होता है। अगर भी मान लेते हैं इसको तो एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जो मुमकिन नहीं है। तो ये है राज की बात, ये है सीक्रेट बिहाइंड द सीन। क्या? कि लोग या इन्वर्स आ जाए तो उनको हमेशा यू। अच्छा, अगर फर्ज कर लें, अब आप में से कोई अटैक कर सकता है, सर अगर ये आ जाए तो क्या होगा? अब आप भी पूछिए कमेंट में कि अगर ये फंक्शन हो तो फिर क्या होगा। तो इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई दैट, आई मस्ट रिप्लाई यू कि अगर फर्ज कर लें एक लॉग आ जाए और दूसरा इन्वर्स फंक्शन, अगर ये दो फंक्शन ज़रब की हालत में आ जाएं तो किसको यू और किसे वी सपोज किया जाएगा? सवाल ये पैदा होता है। तो याद रखिएगा, चूँकि लॉग और इन्वर्स को हमेशा यू मानते हैं, लिहाजा इस टाइप का कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी यू मान लेंगे तो दूसरा वी बन जाएगा और उसके इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो लॉग और इन्वर्स फंक्शन दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा इंटीग्रल आ जाए कि जिसमें दो फंक्शन हो, उनमें एक लॉग हो और एक इन्वर्स हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो अब इस चीज़ ने कितना आसान कर दिया, क्या आसान कर दिया कि अगर फ़ौरन लॉग और इन्वर्स फंक्शन कहीं भी देख लो तो दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या मान लें? यू मान लें। उसके साथ जुड़ा दूसरा फंक्शन जो होगा वो हमेशा भी बन जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, ये तो हो गई इन दोनों की बात कंप्लीट। इन पर हमने बहस कंप्लीट कर ली कि किसको यू और किसको वी मानना। ओके। अच्छा, अब ये जो दो फंक्शन है, कौन से? एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अलजेब्रिक आ जाए तो इसमें अलजेब्रिक को हमेशा यू। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि याद रखिएगा कि जब अलजेब्रिक फंक्शन को आप यू मानेंगे तो यू का डेरिवेटिव लेंगे। जब आप यू का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या करता है? पावर को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करते करते कम करता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि यू जो भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो आखिर में कांस्टेंट नंबर दे देगा और फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही एक्सपोनेंशियल ले जाएगा, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये जो मैंने बात कही ये फ़ौरन समझ में नहीं आएगी जब तक कि सवाल आपके सामने ना हो। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक एक्स को यू मानेंगे। यू का आपको लेना होता है डेरिवेटिव। देखो इंटीग्रेट बाय पार्ट में यू का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 1। तो एक्स का डेरिवेटिव 1। इस तरह से क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब एक फंक्शन साफ हो जाएगा तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब सवाल सामने आएगा तब इस पर बात करेंगे। सेम रीज़न यही होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक आ जाएं तो इसमें भी अलजेब्रिक को यू माना जाएगा। इसका भी जवाब वही है, जब यू मानेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स साफ कॉस एक्स रह गया तो उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, या साइन एक्स को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। दैट क्लियर? तो ये आपके सामने कुछ सिचुएशंस आ गई हैं। आइए कुछ और फंक्शन भी हैं। अगर फर्ज कर लें कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ आ जाएं फिर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो, ये आखिरी कैसे? अगर एक्सपोनेंशियल, क्योंकि अब हम समझ गए कि लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि लॉग को तो हमेशा यू मानना है। या इन्वर्स के साथ एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आ जाए तो लॉग या इन्वर्स को हमेशा यू मानना है, लिहाजा उस पर तो बात ही नहीं। अब आखिरी केस रह गया है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बल्कि दो रह गए, दो बना लेते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो किसे यू और किसे वी सपोज किया जाएगा? आई ये एक और सूरत बन गई, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या बस ओके। तो फिर किसे यू और किसे वी माना जाए, सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए इस केस में हम करेंगे ये, पहले कोई बटन दब रहा है, चलो किसी को भी यू और वी मान सकते, किसी को भी यू और वी माना जा सकता है। ये आइगन फंक्शन। अब एक आइगन फंक्शन क्या है? और इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आई के बराबर सपोज करेंगे।
ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा। अभी तो हमें ये बात करनी थी किसे यू और किसे वी मान, तो दो बातें नोट कर लें। अगर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो किसी को भी यू या किसी को भी वी माना जा सकता है। एक्सपोनेंशियल को यू मान, मिसाल के तौर पर एक्सपोनेंशियल को यू मान लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हो जाएगा, या एक्सपोनेंशियल को वी मान लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू, और एक्सपोनेंशियल को यू मान लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी। लेकिन मेरा आपको मशवरा यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आदत बना लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू मानिएगा, एक्सपोनेंशियल को वी, कोई एक रास्ता चुन लें। इस रास्ता चुनने से आसानी होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू मानेंगे तो जवाब 2-3 स्टेप पहले आ जाएगा, और अगर आप एक्सपोनेंशियल को यू मान के चलेंगे तो जवाब वही आएगा लेकिन 2-3 स्टेप और लिखने पड़ जाएंगे। ये इसके पीछे छोटा सा एक रीज़न है। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी बात समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप यू माने, एक्सपोनेंशियल को वी, और इस तरह के फंक्शन को हमेशा सवाल को आई लेट करके सॉल्व करेंगे। इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर तवज्जो है। एग्जाम्पल ये है आपके सामने, फर्ज कर लें अगर ये लिखा हो कॉस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन तो आपके सामने आ गए ना, कौन कौन से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो किसी को भी यू और वी मान सकते हैं, लेकिन कॉस को आपने यू मानना है और एक्सपोनेंशियल को वी मानना ही है। ओके, इसी की आदत डालें। इसमें फंक्शन रिपीट होता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेट होने के बाद ये 2 दफ़ा इंटीग्रेट, इसको लेट करेंगे आई के बराबर। इन ये जो 22 सवालात का सेट है इसको आई के बराबर सपोज करके ही सॉल्व किया जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इसमें 2 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट के फार्मूले लगेंगे। इंटीग्रेट बाय पार्ट कितनी दफ़ा लगेगा, 2 दफ़ा लगेगा। इस डेट के लिए अब वो जब लगेगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करनी थी। तो हम एक बात समझ लीजिएगा, ये आइजन फंक्शन कहलाते हैं। कॉस का डेरिवेटिव लें क्या आएगा, साइन, और फिर साइन का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, कॉस। ये समझे बात को। तो जो फंक्शन रिपीट हो जाए तो उसको आइजन फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें दोबारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, गेट क्लियर। फिर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें दोबारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये ऐसे फंक्शन को आइजन फंक्शन का नाम दिया जाता है जो अपने आप को रिपीट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट का होने के बाद। यही वजह है कि क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो जाता है। तो ये 2 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट इनमें लगेगा और आई लेट करके सवाल सॉल्व करेंगे। भाई इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आखिरी केस, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, आखिरी और लास्ट केस। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर दो अलजब्रिक 2 दफ़ा आ जाए, अलजब्रिक फंक्शन ही आ जाए 2 दफ़ा, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि अलजब्रिक और अलजब्रिक आ जाए। यस, ऐसा हो सकता है। अलजब्रिक और अलजब्रिक आ सकते हैं जिसमें एक सादा तरीके से लिखा हो, एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हो। इसकी मिसाल देख लें पहले ताकि समझने में आसानी हो। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये यूँ हो एक्स और साथ में मौजूद है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या मौजूद है डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी 2 फंक्शन हैं। दिलचस्प बात ये है, यहाँ पे भी कितने फंक्शन हैं, एक एक्स है और दूसरा रूट 1 प्लस एक्स, ये 2 फंक्शन। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, एक इसमें सिंपल फंक्शन है और एक कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे एक्स आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल है, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, और ये रूट 1 प्लस एक्स एक्स के मुकाबले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के साथ लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा भारी है। नहीं समझे बात, रूट 1 प्लस एक्स। तो अब याद रखिएगा ऐसी सूरत हाल में जो सिंपल तरीके से लिखा हुआ होगा अलजेब्रिक फंक्शन उसको हमेशा यूँ माने, और रूट 1 प्लस एक्स को हमेशा वो जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको आप वी सपोज करें और इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगा दें। इस क्लियर। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें काम करना है और कैसे जो है लेके चलना है चीज़ों को। इस क्लियर। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल है वीडियो रुक गई है, तो मैं अपनी वीडियो को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चले बस, ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।